शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वाहक के बारे में। क्लियर है कि वाहक के क्या क्या गुण होते हैं, वाहक के क्या लक्षण होते हैं, और एक वाहक PBr322, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग जब कल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैं बात कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी में यूज आने वाले टूल्स के बारे में, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला चीज ध्यान समझना, सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बताया था। मैं क्या बोला था, ध्यान देना, ठीक है, कि मान लो कोई जीव है, ठीक है ना, उस जीव में इंसुलिन हार्मोन का बाई चांस क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, निर्माण हो रहा है। इंसुलिन हार्मोन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन का मनुष्य को जरूरत पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसको कौन सा रोग हो गया, डायबिटीज, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन को क्या करना था, बढ़ाना था। तो क्या किए, कोई कोशिका है, उस कोशिका में इंसुलिन हार्मोन निर्माण करने वाले जीन को क्या किया गया, अलग किया गया। इंसुलिन हार्मोन निर्माण करने वाला जो जीन था उसको कट करके क्या किया गया, अलग किया गया। यहां तक क्लियर है। और उसको बैक्टीरिया में उपस्थित एक अतिरिक्त क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद इसको एक पोषक कोशिका में, एक पोषक कोशिका में क्या किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। क्या किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर ये अपना क्या बनाने लग गया, रेप्लिका बनाने लग गया। क्लियर है कि नहीं। और इसमें भी ये क्षमता रहेगा कि ये भी कितने भागों में डिवाइड हो सकता है, 2 भागों में, फिर 2 से कितने भागों में, 4 भागों में। और इस तरीके से जीन क्लोनिंग होना शुरू हो जाएगा और इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके बारे में पढ़े थे। अब मैं इसमें कौन कौन से चीजों का जरूरत पड़ रहा है इसके बारे में बात किए थे। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज था वो था क्या, एंजाइम। क्या था, एंजाइम, ठीक है। विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सर्वप्रथम तो जो लाइगेज एंजाइम रहता था, सॉरी लाइगेज बोल रहा हूँ, लाइपेज एंजाइम जो रहता था, लयनकारी जो एंजाइम रहता था, लाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। लाइटिक एंजाइम की सहायता से किसको प्राप्त किया जाता था, डीएनए को। किसको प्राप्त किया जाता था, डीएनए को। उसके बाद हम लोग डीएनए को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या रखे थे, T4 लाइगेज। क्या नाम रखे थे, T4 लाइगेज, जो किससे मिलता था, बैक्टीरियोफेज से। इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद मैं बोला था कि डीएनए को क्या करना है, कट करना है। क्या करना है, कट करना है। और कट करने का काम कौन करता था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। कौन काम करता था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। क्लियर है ना। कैसे इसका खोज हुआ, क्या क्या इसका उपयोग है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार का रहता था न्यूक्लिएज एंजाइम, 3 प्रकार का, एक्सोन्यूक्लिएज और एक एंडोन्यूक्लिएज और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना। जो एंडोन्यूक्लिएज होता था उसी को टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, हम लोग किसका यूज करते हैं, टाइप सेकंड। अच्छा याद रखना है, अभी तक लगभग 200 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज हो चुका है। कितना, 200 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, कितना, 200। और ये कितने 100 स्ट्रेन से मिलते हैं हमको, लगभग 900 स्ट्रेन से प्राप्त होता है बैक्टीरिया के। कितने, 900 स्ट्रेन से। क्लियर है ना। 200 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज हो चुका है, 900 से अधिक बैक्टीरिया या वायरस के इन सबके स्ट्रेन से हमको ये प्राप्त हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, ठीक है। एक विशेष क्रम को पहचानता था रेस्ट्रिक्शन, ध्यान देना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता था, जिस क्रम को क्या बोलते थे, पैलिंड्रोमिक क्रम। पैलिंड्रोमिक क्रम क्या बोलते थे, पैलिंड्रोमिक क्रम, जो उल्टा और सीधा दोनों दिशाओं से पढ़ने पर क्या होता था, समान हो जाता था। यहाँ तक क्लियर है, सब चीज याद आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वाहक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वाहक के बारे में। असल में होता क्या है, अब ध्यान से समझना, अब पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, वाहक जो रहता है, ठीक है ना, उसको डीएनए खंड को, उसको डीएनए खंड को, जो तुम्हारा वांछित जीन है, फॉरेन डीएनए जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को, फॉरेन डीएनए। जैसे मेरे को इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करना है तो इंसुलिन हार्मोन वाला जीन को अलग किया कट करके, ठीक है। मान लो मेरे ग्रोथ हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन के जीन को अलग कट करूंगा, मतलब जैसा रिक्वायर्ड होता है उसके अनुसार जीन को कट किया जाता है, ठीक है। किसकी मदद से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब उसको क्या करना है, मेरे पोषक कोशिका में भेजना है। कहाँ भेजना है, पोषक कोशिका में। यहाँ का जो डीएनए है उसको कहाँ भेजना है, पोषक कोशिका में। तो पोषक कोशिका में भेजने के लिए, ठीक है ना, एक व्हीकल का जरूरत होगा, एक गाड़ी की जरूरत होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर व्हीकल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर व्हीकल। यहाँ तक क्लियर है ना। और मॉलिक्यूलर व्हीकल के रूप में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। मतलब डीएनए को जोड़ना है, ठीक है ना, तो डीएनए को ले जाने के लिए कहाँ तक, होस्ट सेल में। कहाँ तक ले जाने के लिए, होस्ट सेल में ले जाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, वाहक का जरूरत पड़ता है। किसका, और ये जो वाहक रहता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो पहला चीज, वाहक क्या होता है ये जाने की नहीं। वाहक किसे कहते हैं करके चलो बताओ, तो वाहक किसे कहते हैं बताओ।
वाहक किसे कहते हैं? वाहक किसे कहते हैं? जो हमारा फॉरेन डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए होता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांछित जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांछित जीन। क्या बोलते हैं? वांछित जीन। क्लियर ना? उसको किसमें ट्रांसफर करना है? होस्ट सेल में। किसमें ट्रांसफर करना है? होस्ट सेल में। होस्ट सेल में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए फॉरेन डीएनए या वांछित जीन या फिर विजातीय डीएनए बोलते हो ना, विजातीय डीएनए सब एक ही चीज़ है ना, चाहे मैं फॉरेन डीएनए बोलूँ चाहे वांछित जीन बोलूँ, समझ आ रहा है ना? जो मेन जीन है जिसका कैरेक्टर तुमको प्राप्त करना है उसको जोड़ना है, यानी कि कहाँ ले जाना है? आपके पोषक कोशिका में। कहाँ ले जाना है? पोषक कोशिका। तो यहाँ ले जाने के लिए जिसका जरूरत पड़ता है उसे बोला जाता है क्या? वाहक। क्या बोला जाता है? वाहक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब ये जो वाहक होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि तुमको ध्यान समझना, ठीक है, चींटी को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना है तो उसके लिए ट्रक का उपयोग करोगे क्या? नहीं। छोटे से साइकिल, छोटे से बॉक्स किसी में भी ले जा सकते हो। हाथी को ले जाना रहेगा तो हाथी को ले जाना रहेगा ट्रक ही करना पड़ेगा, वो भी बड़ा ट्रक करना पड़ेगा। तो वैसे ही समझो डीएनए का छोटा खंड हो सकता है या बड़ा खंड हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? अलग अलग प्रकार के डीएनए के खंड हो सकते हैं, तो उनको ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार के वाहक का उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा वाहक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं किसका? प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्लाज्मिड का। किसका उपयोग करते हैं? प्लाज्मिड का। और किसका उपयोग करते हैं? कॉस्मिड का। किसका उपयोग करते हैं? कॉस्मिड का। और किसका उपयोग करते हैं? बैक का। इसका फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? बैक का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यैक का उपयोग करते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। किसका उपयोग होता है? बैक का, यैक का। प्लाज्मिड हो गया, कास्मिड हो गया। और किसका उपयोग कर सकते हैं? बैक्टीरियोफेज का। किसका उपयोग कर सकते हैं? बैक्टीरियोफेज का। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? वाहक के रूप में इन सब का उपयोग कर सकते हैं। बैक हो गया, यैक हो गया, कॉस्मिड हो गया, प्लाज्मिड हो गया। सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? मैं बोल रहा हूं प्लाज्मिड का किया जाता है। किसका किया जाता है? प्लाज्मिड का। क्लियर है? तो हम लोग ज्यादा डिटेल किसका पढ़ेंगे? प्लाज्मिड का। किसका पढ़ेंगे? प्लाज्मिड का। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया इतना? क्लियर है? अच्छा, ये जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना, ये जो प्लाज्मिड होता है वो क्या है? ठीक है, तो नॉर्मली जानो, ध्यान समझना कि मान लो कोई बैक्टीरिया सेल है, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया में ये मुख्य डीएनए है। क्या है आपका? मुख्य डीएनए है, ठीक है ना, मेन डीएनए है आपका। तो इस मुख्य डीएनए के अलावा एक अन्य गोलाकार क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? मुख्य डीएनए के अलावा बैक्टीरिया सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में एक और कोशिका पाया जाता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है? जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। इसी को बोला जाता है क्या? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्लियर है कि नहीं? तो प्लाज्मिड का क्या क्या गुण होता है? और यदि मैं प्लाज्मिड का गुण बोलूं तो उसी को किसका गुण बोल सकता हूं? वाहक का। किसका गुण बोल सकता हूं? वाहक का। तो एक वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए जो एक दूसरे डीएनए को अपने साथ ले जाएगा? जैसे कि यहाँ से ये प्लाज्मिड निकलेगा बाहर, प्लाज्मिड बाहर निकलेगा, और जो हमारा जो डीएनए है या जीन है इसको यहाँ पास क्या करना है? ये जोड़ना है। तो यहाँ पास ये जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ये जुड़ेगा, और ये जब जुड़ जाएगा तो किस में जाएगा? दूसरे सेल में जाएगा। दूसरे सेल में जाएगा और वहाँ जा करके अपनी संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो इस वाहक का क्या क्या गुण होना चाहिए जिसमें हम लोग फॉरेन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। बहुत सारा नाम बता दिए देखो इस चीज का, फॉरेन डीएनए या वांछित जीन या विजातीय डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है ना? सब एक ही चीज है ना? क्लियर है ना? तो इस वाहक का क्या गुण होना चाहिए? समझ आ रहा है कि नहीं? ये गाड़ी जिसमें बैठेगा तुम्हारा वांछित जीन, ठीक है ना, उसका क्या क्या गुण होना चाहिए पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। वाहक क्या है जान डाले कि नहीं? क्या बोला हूं मैं? फॉरेन डीएनए, विजातीय डीएनए या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिसमें जोड़ा जाता है और जोड़ करके किसमें स्थानांतरित किया जाता है? होस्ट सेल में। उसको क्या बोला जाता है? वाहक। वाहक या वेक्टर। वेक्टर के रूप में उपयोग हो सकता है प्लाज्मिड का, कास्मिड का, बैक का, यैक का, बैक्टीरियोफेज का, इन सब का उपयोग होता है।
क्लियर है। सबसे ज्यादा मोस्टली उपयोग होता है किसका? प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्य डीएनए के अलावा एक अन्य गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है जो कि कैसा रहता है? गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब एक वाहक के क्या क्या गुण होने चाहिए? वाहक के गुण, तो वाहक का सबसे पहला गुण है, ठीक है ना, ध्यान समझना, वाहक का सबसे पहला गुण क्या है कि वाहक में होना चाहिए क्या? सक्रिय स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्रिय स्थल होना चाहिए, ठीक है ना। वाहक में क्या होना चाहिए? सक्रिय स्थल होना चाहिए जिसमें कि फॉरेन डीएनए को क्या कर सके? जोड़ सके। जिसमें फॉरेन डीएनए को क्या कर सके? जोड़ सके। क्लियर है कि नहीं? वाहक में सबसे पहला गुण, वाहक में क्या होना चाहिए? सक्रिय स्थल उपस्थित होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जिसमें कि फॉरेन डीएनए को हम लोग उस जगह में ही क्या कर सके? जोड़ सकें। यहां तक क्लियर है। दूसरा, वाहक में सेल्फ रेप्लिकेशन का क्षमता होना चाहिए। स्वप्रतिकृतियन का क्षमता, सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकृतियन का क्षमता होना चाहिए। स्वप्रतिकृतियन का क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो उसके पास क्या होना चाहिए? सक्रिय स्थल जिसमें कि फॉरेन डीएनए को जोड़ा जाता है। दूसरा, उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन करने का गुण होना चाहिए, मतलब किसी कोशिका में गया तो वहां अपनी संख्या में क्या कर सकता है? वो डुप्लीकेशन कर सकता है, गुणन कर सकता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? द्विगुणन कर सकता है। उसके बाद और, ठीक है, पोषक कोशिका के अंदर भी द्विगुणन करने का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, पोषक कोशिका में यदि चला जाए तो वहां भी क्या कर सके? ये द्विगुणन कर सके, ये कैपेसिटी होना चाहिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वहां के मेनली कितने गुण बोल दिया? 3 गुण। क्लियर है। अब इससे भी ज्यादा अच्छे से हम लोग समझना है ना, और क्या क्या गुण समझना है, ध्यान समझना। इस वाहक के पास ORI होना चाहिए। ORI होना चाहिए। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एरिया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एरिया। क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ORI होना चाहिए। ORI क्या होता है? जैसे कि देखो, ये वाहक है, प्लाज्मिड है ये, तो इस प्लाज्मिड में मान लो ये एक एरिया है जहाँ पास क्या पाया जाता है? ORI। कौन सा एरिया है ये? ORI। तो इस ORI एरिया में क्या होगा? ध्यान से समझना, रेप्लिकेशन फॉर्क का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़े हो ना, ये ऐसा वायर शेप बनता है। फिर डीएनए का क्या होता है? यहाँ पास रेप्लिकेशन होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड, ऐसा करके पढ़े होगे। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ORI जहाँ पास से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, वो एरिया होना चाहिए कि इसके पास? वाहक के पास। पहला चीज़ तो ये याद रखना है, हर एक वाहक के पास कम से कम क्या होना चाहिए? ORI एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ORI एरिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जिससे कि डीएनए का संख्या का क्या बन सके? बहुत सारा प्रतिलिपि बन सके। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, उसके अलावा ध्यान से समझना ना, ORI का ज़्यादा होना क्यों जरूरी है? जितना ज़्यादा ORI होगा किसी प्लाज्मिड के पास, ORI एरिया होगा, उतना ज़्यादा क्या बनेगा? फोटोकॉपी बनेगा, और उतना ही ज़्यादा हमारा जो भी वांछित जीन है उसका प्रोडक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे प्लाज्मिड का चयन करना चाहिए जिसका ORI नंबर क्या हो? ज़्यादा हो। क्या हो? ज़्यादा हो। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ठीक है, प्रतिलिपि की संख्या के लिए जिम्मेदार होता है जी कितना फोटोकॉपी बनेगा डीएनए का। मान लो जोड़ दिए फॉरेन डीएनए को, तो फॉरेन डीएनए का स्वप्रतिकृतियन करता है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा ORI होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या बनाएगा? फोटोकॉपी बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ORI होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। मोस्ट MP सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके पास? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, चयनात्मक मार्कर। क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर? अब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर चलेगा, भी बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से समझना, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं आपका प्रतिजैविक का। किसका उपयोग करते हैं? प्रतिजैविक का। नॉर्मली क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर में, ध्यान से समझना,
सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में उपयोग होता है एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का, और एक होता है तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन का, प्रतिरोधी जीन का। क्लियर है ना? एक होता है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है ना, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, तो इन दोनों का उपयोग होता है सेलेक्टेबल मार्कर। बहुत अच्छे से समझेंगे, बस अभी नॉर्मली जानो कि एक वाहक में क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो कि ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से भिन्न कैसे है। अच्छे से समझ आएगा, धीरे से समझ आएगा। क्लियर है ना? ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये है तुम्हारा वाहक। वाहक में क्या जुड़े हो तुम लोग, फॉरेन डीएनए ऐसा जुड़ा है। अब जैसे ही मैं इसको, ठीक है ना, जैसे ही इसको मैं किसके अंदर प्रवेश कराऊंगा, कोशिका के अंदर। किसके अंदर प्रवेश कराए, कोशिका के अंदर। तो इस कोशिका को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। और यहाँ ध्यान समझना, यहाँ पास ये मान लो अंदर नहीं गया, तो इस कोशिका को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, किसमें रिकॉम्बिनेशन का डीएनए टेक्नोलॉजी कार्य कर रहा है और कहाँ पास कार्य नहीं कर रहा है, उसको कौन बताता है, सेलेक्टेबल मार्कर। कौन बताता है, सेलेक्टेबल मार्कर। अच्छे से समझ आएगा, बस अभी नॉर्मली नाम जानते जाओ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बेसिक जानना है ना अभी तो। अच्छा, उसके अलावा होता है एक क्लोनिंग साइट। क्या होता है, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, ठीक है ना? क्या होता है, क्लोनिंग साइट। ये जो क्लोनिंग साइट होता है, ठीक है ना, ये जो क्लोनिंग साइट होता है, यहाँ पास रिकॉग्नाइजेशन एरिया होता है, रिकॉग्नाइजेशन एरिया होता है। और यहीं पर आकर के कौन काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन आकर के काम करेगा यहीं पास, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जगह को क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर है ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहीं पर आकर कार्य करता है, यहीं पर आकर कार्य करता है। तो मुख्यतः ये को जानना, ध्यान देना, एक वाहक में ORI होना चाहिए, दूसरा उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से क्या करता है, अलग करता है। नॉर्मली हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में। उसके अलावा तीसरा क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट में ही आकर के कौन काम करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कट करेगा। और इसी जगह में आकर के फिर कौन जुड़ेगा, फॉरेन डीएनए। कौन आकर के जुड़ेगा, फॉरेन डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये सब चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है ना, दो वैज्ञानिक थे, बॉलिवर और रॉड्रिज। कौन है, बॉलिवर और रॉड्रिज ने एक प्लाज्मिड का निर्माण किया था, PBr322। क्या नाम था, PBr322। उसका उदाहरण देकर के सब गुण को समझाया। क्लियर है? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, PBr322 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, PBr322। चलो शुरू करें क्या? ठीक है, चलो भाई, ये डायग्राम है किसका, PBr322 का, जहां पास P का मीनिंग क्या है, P का मीनिंग है प्लाज्मिड। क्या मीनिंग है, प्लाज्मिड। B और R का मीनिंग क्या है, बॉलिवर, और R का मीनिंग है रॉड्रिज। ठीक है, नाम देख लेना एक बार, बॉलिवर और रॉड्रिज। क्लियर है ना? और 322 क्या है कि इतना बार प्रयास किया गया तो 322वां नंबर में ये वाला हमको प्लाज्मिड प्राप्त हुआ था। क्लियर है ना? नामकरण बताया था ना तुम लोगों को। ठीक है, कैसे नामकरण चलता है वैसे टाइप का ही समझो। ठीक है, वैसे वो नामकरण एंजाइम का था, नॉर्मली समझो। PBr322 क्या है, P का मतलब प्लाज्मिड, B और R क्या है, बॉलिवर और रॉड्रिज। 322वें नंबर पर इसको संश्लेषित किया गया था। मतलब 322 के बाद मान लो कोई प्लाज्मिड बनाए रहते तो उसको क्या बोलते हैं, 323। उसके बाद वाले का 324। ये कौन से नंबर का है, 322। क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, PBr322। क्या है, PBr322। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? प्रयोग नंबर 322 में इसको संश्लेषित किया। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसके डायग्राम को एकदम अच्छे से ध्यान दो। क्लियर है?
ये डायग्राम ही बहुत ज़्यादा एमपी है, सबसे ज़्यादा तो ये डायग्राम है। ध्यान से समझना, ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। यहाँ पास देखो, यहाँ पास है क्या, एक ORI है। क्या है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहला गुण हो गया। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ 2 सिलेक्टेबल मार्कर है, एक है टेट्रासाइक्लिन R, टेट्रासाइक्लिन R यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या है, टेट्रासाइक्लिन R सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में जो कार्य करता है। और एक है क्या, एम्पिसिलिन। क्या है, एम्पिसिलिन R, R का मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी जी, जो टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी जीन धारण किया है या एम्पिसिलिन के प्रतिरोधी जीन धारण किया है। क्लियर है कि नहीं, एक टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है और एक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है। क्लियर है, दूसरा गुण भी हो गया इसका। पहला क्या, ORI होना चाहिए, है, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, है। तीसरा क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। ठीक है ना, क्लोनिंग साइट ध्यान से समझना, हमेशा दिमाग में छापना कि क्लोनिंग साइट हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर। क्लियर है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास एक क्लोनिंग साइट है, BAM-H1। क्या नाम है इसका, BAM-H1। याद करो, पहला नाम क्या है, BAM-H1। दूसरा है क्या, SAL1। क्या है, SAL1। 2 ठोक इसमें है। अच्छा, इसमें देखो तो PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट, पेस्ट फर्स्ट और PVU फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं, तो ध्यान देना, 4 ठोक हो गया क्या, क्लोनिंग साइट। कितना क्लोनिंग साइट हो गया, 4। उसके अलावा 4 ठोक और है, लेकिन वो चयनात्मक मार्कर के ऊपर है क्या, नहीं। ठीक है, तो और कौन कौन सा, इको R1 साइट है, CLAV1 है, हिंड थर्ड है। क्या है, हिंड थर्ड है, PVU सेकेंड है। तो टोटल कितना ठोक और निकल गया, 4। कितना, 4। तो टोटल कितना क्लोनिंग साइट है करके क्वेश्चन आएगा, कितना बोलोगे, 8। हमारे काम का कितना रहेगा, 4, जो कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन वाले में है। क्लियर है कि नहीं। मान लो मेरे को DNA को जोड़ना है, इसको जोड़ना है DNA को, तो DNA को मैं कहाँ पास जोड़ूंगा, या तो इस साइड में जोड़ूंगा, या तो इस वाले में जोड़ूंगा, या तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन वाले एरिया में जोड़ूंगा, यहाँ पास को कट करके जोड़ूंगा, या तो फिर इधर को कट करके जोड़ूंगा। अब इधर में कितना एरिया है, 2 एरिया है। कितना एरिया है, 2। BAM-H1 यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है क्या, BAM-H1। BAM-H1 आएगा तो यहाँ पास को कट करेगा, कहाँ पास को कट करेगा, यहाँ पास को। और जैसे ही कट करेगा तो ये जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है वो कार्य करना क्या कर देगा, बंद। क्या कर देगा, बंद। तो मैं जब DNA का अंतर्वेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अंतर्वेशन कर रहा हूं, उसको जोड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जा रहा है, निष्क्रिय हो जा रहा है। क्या हो रहा है, निष्क्रिय। तो इसको बोलते हैं अंतर्वेशन से निष्क्रियण। क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन से निष्क्रियण, इंसर्शनेशन इनएक्टिवेशन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अंतर्वेशन से निष्क्रियण। अंतर्वेशन किया जाता है फॉरेन DNA का, तो ये टेट्रासाइक्लिन R प्रतिरोधी जो जीन है वो पूरी तरीके से काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर है कि नहीं। मतलब इसको जैसे ही टेट्रासाइक्लिन के घोल में डालोगे तो ये जो प्लाज्मिड रहेगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट, क्योंकि प्रतिरोधी जीन अंतर्वेशन से क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, कार्य करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझ आ गया। अरे एंटीबायोटिक जानते हो, एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, इतना जानते हो ना। जिसके पास एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है क्या वो नष्ट होगा एम्पिसिलिन से, क्या नहीं। जिसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन है वो क्या नष्ट होगा, क्या नहीं। तो इनके पास ये रहता है, ठीक है ना। तो ना तो इसके ऊपर एम्पिसिलिन का प्रभाव पड़ेगा ना तो टेट्रासाइक्लिन का। लेकिन यदि मैं फॉरेन DNA यहाँ पास जोड़ूंगा, ठीक है, BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और यहाँ पास किसको जोड़ दिया, फॉरेन DNA को, या तो फिर किसका यूज कर सकता हूँ, SAL1 का यूज करूंगा। तो BAM-H1 का यूज करूँ चाहे SAL1 का, तो टेट्रासाइक्लिन जो रहेगा, प्रतिरोधी जीन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा जगह है रोप करके, एक और जगह दिया है क्या, रोप। ठीक है, ये जो रोप है ये प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड होता है। इससे प्रोटीन संश्लेषण से, ये दिमाग में छापना। तो ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, PBr322 का स्ट्रक्चर। किसका, PBr322 का स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं।
यहाँ तक क्लियर है। अब इसका क्रियाविधि पढ़ें क्या हम लोग, ठीक है, ये काम कैसे करता होगा, ठीक है ना, ये काम कैसे करते होगा, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो सही चल रहा है कि नहीं। क्लियर है, शुरुआत करें, चलो ध्यान दो, ठीक है, ये दिमाग में छप गए हैं ना, ठीक है। चलो तुमको क्या क्या याद रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़्यादा अच्छे से तुमको क्या याद रखना है, ये जो प्लाज्मिड मैं बना रहा हूँ, ध्यान दो इधर, ठीक है, ये जो हम लोग प्लाज्मिड बना रहे हैं, ठीक है, ये प्लाज्मिड बन गया हमारा। इस प्लाज्मिड में ध्यान से देखो, यहाँ पास, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक को, ये किसके लिए प्रतिरोधी जीन है बोला हूँ मैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए है। किसके लिए है, टेट्रासाइक्लिन। और इधर मैं बना देता हूँ, ये किसके लिए है बताओ, एम्पिसिलिन के लिए है। किसके लिए है, एम्पिसिलिन के लिए है। हमारे काम का हम लोग ज़्यादातर देखेंगे किसका, टेट्रासाइक्लिन का। यहाँ पास कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर सकता है, मैं बोला हूँ BAM-H1। और कौन काम कर सकता है, SAL1। मैं चलो BAM-H1 ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में, BAM-H1। यहाँ तक क्लियर है, दिमाग में छपा, यहाँ तक क्लियर है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है, बस अभी इतना ही याद रखना, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्या होता है देखो, जब मैं, ठीक है, कोई दूसरा जीव था, ठीक है, उसके कोशिका में उपस्थित जो डीएनए था, क्या था, डीएनए, इस डीएनए को मैं किससे कट करूंगा, चलो बताओ, BAM-H1 से। किससे कट करूंगा, BAM-H1 से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना ये, तो उससे इसको कट किया, और वो कट करके मैं क्या ला लिया, चलो ये जो इसको ला लिया मैं, एक ठोक डीएनए को ला लिया। अब इसको मैं यहाँ पास को भी किससे कट करूंगा, BAM-H1 से। तो ये जो जगह रहेगा, ये जगह भी कट जाएगा, यहाँ तक क्लियर है ना, ये जगह भी हल्का से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो यहाँ पास इसको ला दूंगा मैं, जोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या बन गया मेरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। चलो अब एकदम अच्छे से बनाते हैं इसको, क्लियर कट, ठीक है, अच्छे से आप समझते जाना, ठीक है। ध्यान दो, ये हमारा एक कोशिका है, ठीक है, ये एक और दूसरा कोशिका है, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाना जी। इस कोशिका के अंदर ये हमारा, ध्यान देना, ठीक है, इस कोशिका के अंदर, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये गुणसूत्रीय पदार्थ है। क्या है, गुणसूत्रीय पदार्थ है। और इस गुणसूत्रीय पदार्थ के अलावा एक और अन्य मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, सॉरी, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक और अन्य अनुवांशिक पदार्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। ऐसा जानते हो, मैं ये जो प्लाज्मिड ले रहा हूँ, मैं इससे ना निकाल करके मैं कृत्रिम विधि से जो संश्लेषित किया गया है वो प्लाज्मिड ले रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, PBr322। क्या है, PBr322, ये PBr322 है। यहाँ तक क्लियर है, या तो यहाँ से निकाल लो प्लाज्मिड, या फिर जो प्रयोगशाला में बना है वो वाला। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को क्या करना था, ध्यान से समझना, ठीक है। एक दूसरा कोशिका है, इस दूसरा कोशिका में, ठीक है ना, और डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में ऐसा समझो कि ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन है। क्या है, ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन है। यहाँ तक क्लियर है, किसको बनाने वाला जीन है, ग्रोथ हार्मोन को। पूरा दिमाग छपेगा ना, एकदम ध्यान से समझते रहना, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन है, तो इस ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाले जीन को मेरे को क्या करना है, कट करना है। क्या करना है, कट करना है, और कट कर करके लगाना है इसमें। क्लियर है, इसके बारे में तुमको पूरा हर डिटेल पता है। क्या पूरी तरीके से हर डिटेल पता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये पता है कि इसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तुमको पता है। यहाँ पास क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहाँ तक सबको पता है। इसके पास क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन आर, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में रहता है। क्या, टेट्रासाइक्लिन आर होता है, यहीं पास है ना। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है, इसके पास क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है। कैसे लिख देता हूँ, TET, R रेजिस्टेंट है तो R, टेट्रासाइक्लिन R प्रतिरोधी जीन होता है। और इसके अलावा एक और कौन सा जीन होता है बोल रहा हूँ मैं, कौन सा होता है, एम्पिसिलिन। क्या होता है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है। कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है। यहाँ तक क्लियर है, ये है क्या, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तुम ऐसा समझो कि तुम लोग ना एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, और तुमको यूज करना है किसका, क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का।
जीन क्लोनिंग कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, जीन क्लोनिंग। ऐसा समझो कि ये इतना सूक्ष्म स्तर पर चल रहा है। सोचो कोशिका तो ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देता, कोशिका के अंदर क्या उपस्थित है बोल रहा हूं मैं, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए, और उस डीएनए का एकदम छोटा सा अंश सिस्ट्रॉन, या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन, उसको कट कर रहे हो ना, मतलब बहुत ही ज्यादा माइक्रो नैनो पार्टिकल है वो तो, क्लियर है, मतलब उसमें हल्का सा भी गलती होने का गुंजाइश होगा क्या, नहीं, ठीक है ना। तो एकदम सूक्ष्म स्तर पर ये कहानी चल रहा है। तो असल में क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक पेट्री डिश लिए होंगे, इसमें प्लाज्मिड को डाल दिए होंगे, किसको डाल दिए होंगे, प्लाज्मिड को, और किसको डाल दिए होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल दिए होंगे, किसको डाले होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, और क्या किए होंगे, जो हमारा डीएनए था, फॉरेन डीएनए था, उसको डाले होंगे, क्लियर है नहीं, और किसको डाले होंगे, फॉरेन डीएनए को, और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज़ करते हो, लाइगेज, उस लाइगेज एंजाइम को डाल दिए होगे टेस्ट ट्यूब में, क्लियर है कि नहीं, सबको डाल दिए होगे, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। और टेस्ट ट्यूब में पूरा ये रिएक्शन होता होगा, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो असल में हुआ क्या होगा, ध्यान से समझना, ये जो प्लाज्मिड है, ये जो हमारा क्या है, प्लाज्मिड, ये जो हमारा फॉरेन डीएनए, इस फॉरेन डीएनए को हम लोग एक, जैसे यहाँ पास क्या रहता है, बाम H1 रहता है ना, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसका यूज कर दिया मैं, बाम H1, किसका यूज किया, बाम H1, तो बाम H1 की मदद से इसको कट कर दिया, क्या कर दिया मैं, कट कर दिया, कट कर दिए हैं भाई, चलो ठीक है, बाम H1 की मदद, इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद, कट किए हैं, बाम H1 जो रहेगा इसको भी कट करेगा, दोनों को कट कर दिया, इसको कट करके छोटा सा डीएनए इसको कट कर देगा, ताकि ये यहाँ पास आकर के क्या हो जाए, फिट हो जाए, क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो ये यहाँ पास आएगा और यहाँ पास आकर के क्या हो गया, अब फिट हो गया, क्या हो गया, फिट हो गया, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। जैसे ये फिट हो गया, ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया होगा, इसका गुण क्या हो गया होगा, नष्ट, अंतर्वेशन से क्या हो गया, निष्क्रियन हो गया, क्या हो गया, निष्क्रियन। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या कि बाम H1 इसको तो काट करके चलो ला ली हम, एकदम जरूरी है क्या कि यहाँ पास आकर के जुड़ेगा ही जुड़ेगा, नहीं, ये तो माइक्रो लेवल पर हो रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो हमारा, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, जो कि ऐसा इसको कट करके रखे थे, ऐसा हो सकता है कि वो फिर से रीलाइगेशन कर लिया होगा, फिर से जुड़ गया होगा, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। इसको ऐसे कट करके, ये कट कर करके रख दिया था, ये आएगा तो जुड़ेगा करके, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिर से ये जुड़ भी तो सकता है, इसका वेट ही नहीं किया, जब तक ये आएगा तब तक उससे अच्छा फिर से जुड़ जाता हूँ वाला। तो ये तो बना है क्या तुम्हारा, रिकॉम्बिनेंट, क्या बना, रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। किसी को कोई दिक्कत गया क्या इसमें, नहीं, सबसे पहला स्टेप है ना ये। सबसे पहले क्या हुआ होगा, प्लाज्मिड लाए हम लोग, किसको लाए, प्लाज्मिड को इसमें डाल दिए, क्लियर है, लाइगेज एंजाइम भी डाल दिए थे, क्या डाल दिए थे, लाइगेज, हम लोग किसको डाल दिए, फिर डीएनए को भी डाल दिया, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट किया होगा, सारे के सारे प्लाज्मिड को कट डालेगा, ये संभव है क्या, नहीं, किसी को किया होगा, किसी को नहीं किया होगा। चलो दोनों को कट भी किया था तो फिर से वो जुड़ भी तो सकता है, तो जुड़ भी गया होगा क्योंकि लाइगेज एंजाइम तो है इसमें। और जहां पास नहीं जुड़ा था वहां पास आकर के कौन जुड़ गया, अब हमारा फॉरेन डीएनए। जो फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और जो नहीं जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारे काम का कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट, कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट। लेकिन मैं तो इसको पूरा कहाँ कर रहा हूँ, प्रयोगशाला में कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं पता है ना, क्योंकि ये तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है कि कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। तो मैं डायरेक्ट इन सब को फिर किस में डालूंगा, पोषक कोशिका में डालूंगा, किस में डालूंगा, पोषक कोशिका में। पोषक कोशिका जैसे कि मैं ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, ये एक हमारा एक पोषक कोशिका है और ये हमारा दूसरा पोषक कोशिका है, क्लियर है ना, सेम टू सेम पोषक कोशिका। ऐसा समझो कि कोई एक पोषक कोशिका था, कोई एक पोषक कोशिका था जिसके अंदर ये वाला जो है पूरा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ध्यान से समझना, एक मिनट यार, ठीक ठीक, एक पोषक कोशिका है जिसके अंदर ये गया, ये वाला प्लाज्मिड गया, समझ आ रहा है कि नहीं। और ऐसा हो सकता है कि एक के अंदर कौन सा वाला गया होगा, हमारा ये वाला प्लाज्मिड गया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं।
ये वाला गया होगा, दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेंट कोशिका ही कहलाएंगे। ठीक है, ये होस्ट सेल है ना, जिसके अंदर ये क्या करेगा, अपना गुणन करता है। क्या करता है? गुणन करता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो होस्ट सेल है, एक होस्ट सेल जो है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, एक होस्ट सेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। और एक को क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि एक ठोक में गयाच नहीं होगा, एक ठोक में गयाच नहीं होगा, तो उसको क्या बोलोगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। 3 केस समझ आया? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पूरी तरीके से कहाँ चल रहा है? लैब में चल रहा है। तुमको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, तुमको एग्जैक्ट पता रहता तुम क्या करते? धड़ाक से इसको डालते, फिर इसमें ये जाएगा, फिर इसके आगे का स्टेप करते ना। लेकिन हम लैब में कर रहे हैं ना, लैब का कहानी तो पूरा अलग है। ठीक है ना? तो असल में क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है रिकॉम्बिनेंट वाला बनेगा, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला बनेगा। हमारे काम का कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट। हमको लेकिन पता है क्या ये सब? नहीं। ठीक है, इधर ध्यान दो। एक है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला जो काम का है हमारा, और एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब इसको पोषक में स्थानांतरण कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पोषक में केवल ये जा सकता है, या केवल ये जा सकता है, या तो केवल इसमें गया ही नहीं। जिसमें गया, ठीक है ना, उसको रूपांतरित वाला कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरित कोशिका। ये काम का रूपांतरित कोशिका है, ये कोई मतलब का नहीं है इस रूपांतरित कोशिका का। और ये तो अरूपांतरित है। क्या है? अरूपांतरित है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये सब कहानी कहाँ चल रहा है? पूरी तरीके से लैब में चल रहा है। ठीक है ना? हमको पता है क्या कौन सा कोशिका ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? पता है क्या? नहीं। ठीक है, तो अब हमको उसी का पहचान करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि ये जो सेलेक्टेबल मार्कर था टेट्रासाइक्लिन आर, वो अंतर्वेशन से क्या हो गया था? निष्क्रिय हो गया था। क्या हो गया था? निष्क्रिय हो गया था। मैं क्या करूंगा, ये जो तीनों है ना, इसको, इसको और इसको, ये तीनों कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में उगाऊंगा। ठीक है ना? किस में उगाएंगे? संवर्धन माध्यम में। ठीक है, और संवर्धन माध्यम में उगाएंगे, और उसके बाद ध्यान समझने का कोशिश करना। एक बार एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में, एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में इसको डालेंगे, और एक बार किस में डालेंगे? टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में डालेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, जब इस कोशिका को, ये वाला कोशिका, चलो इसका नंबरिंग करें क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नंबर के कोशिका को जब मैं एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में उगाऊंगा, एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में उगाऊंगा, तो उग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्यों उग जाएगा? क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित है। क्लियर है? वो निष्क्रिय हुआ है क्या अभी? नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर का ये जो कोशिका है, दूसरे नंबर का जो ये कोशिका है, इसको भी जब मैं किस में उगाऊंगा? इसमें उगाऊंगा, तो ये तो प्लाज्मिड सेम टू सेम है। अरे वैसे ही है ना, यहाँ पास भी वही है ना भाई, सब है। क्लियर है? लेकिन अंतर्वेशन से निष्क्रियण हुआ है क्या? नहीं। इसके पास भी एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन है, तो ये भी इस जगह में क्या हो जाएगा? उग जाएगा। क्या हो जाएगा? उग जाएगा। लेकिन इस वाले कोशिका को देखो, इसमें प्लाज्मिड गया है क्या? नहीं। प्लाज्मिड नहीं गया है, तो एम्पीसिलिन वाला माध्यम में उगाऊं चाहे टेट्रासाइक्लिन वाले में उगाएं, ये रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक है ना, इस कोशिका को क्या कर देगा? नष्ट। तो तीसरा वाला नष्ट हो जाएगा। मतलब एम्पीसिलिन युक्त माध्यम में केवल कौन सा उगेगा? पहला और दूसरा। अब फिर दिमाग खराब, अब इसमें से कौन सा हमारे काम का है? चलो, ये तीसरा वाला सेल तो हमारे काम का नहीं है, उसको अलग कर डाले। अब इन दोनों में होड़ मचेगा। अब किसको? अब तुम लोग क्या देखोगे? फिर से टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में रेप्लिका इसका बनाओगे और इसमें उगाओगे। किसको? पहले वाले को। जब पहले वाले को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में उगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्वेशन से क्या हो गया था? निष्क्रिय।
इसका टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहने का कैपेसिटी क्या हो गया था, खत्म। लेकिन ये वाला जो है रहेगा दूसरा वाला, वो क्या रहेगा, फिर से जिंदा। तो ये जो नष्ट हुआ ना, वही वाला हमारा क्या है, काम का है। क्लियर है कि नहीं, इसको पहचाना जाता है। तो बताओ यहाँ पास सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में कौन काम कर रहा था, टेट्रासाइक्लिन। कौन काम कर रहा था, टेट्रासाइक्लिन। आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में, क्लियर है कि नहीं सबको। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है, पूरा ध्यान दो। प्लाज्मिड था, ध्यान दो, प्लाज्मिड था, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या है, प्रतिरोधी जीन होता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, ठीक है ना। या तो टेट्रासाइक्लिन आर होता है या तो एम्पिसिलिन आर होता है। हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को बाम H1 से काट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, ठीक है। अब कहानी ये हो सकता है कि आकर के जुड़ा फॉरेन डीएनए, या तो नहीं जुड़ा, जुड़ा तो वो क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट, और जो नहीं जुड़ा वो क्या बनाया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। जब मैं इसका होस्ट सेल में ट्रांसफर करूंगा, होस्ट सेल में ट्रांसफर करूंगा, तीन परिस्थिति आ सकता है। या तो कोशिका में केवल और केवल कौन सा वाला जा सकता है, रिकॉम्बिनेंट वाला जा सकता है, या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जा सकता है। दोनों गया है तो रूपांतरण तो होगा ही होगा कोशिका में, और एक में गया ही नहीं तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया। क्या बोल दिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया। यहां तक समझ आया कि नहीं। अब इन तीनों में से मेरे काम का कौन है, इसको जानना था। तो मैं क्या किया, इन तीनों संवर्धन माध्यम को एक प्लेट में उगाया। किसमें उगाया, इन सबको एक प्लेट में उगाया, और उसके बाद एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में उस प्लेट को ऐसे डाला। तो एम्पिसिलिन युक्त प्लेट में जब इसको डाला तो पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों जीवित रहा, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित था। दोनों के पास एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित था। लेकिन जब मैं टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में इसको उगाया और इसको उगाया, तो पहला वाला जो था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हुआ, क्योंकि इसमें जब हम लोग फॉरेन डीएनए को डाले थे तो क्या हो गया था, टेट्रासाइक्लिन आर अंतर्वेशन से निष्क्रियण हो गया था। क्या हो गया था, अंतर्वेशन से निष्क्रियण हो गया था। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। अंतर्वेशन से निष्क्रियण हो गया था, इस कारण टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में ये उगेगा क्या, नहीं। किस में उग जाएगा, ये केवल और केवल एम्पिसिलिन में उगेगा। क्लियर है, अरे वाला दोनों में उगेगा। तो जो वाला नहीं उगता है वही हमारे काम का है, ऐसा करके जानते हैं। समझ आया, अरे ये नहीं उगा ना, टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में नहीं उगा, और यानी कि उसमें क्या जुड़ा हुआ होगा, डीएनए, और हमको तो इसी का क्लोनिंग करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप अलग कर लेंगे और इसी का उपयोग करेंगे। आया समझ में। तो जितना तुम लोग ऐसा सिर्फ चयनात्मक मार्कर करके पढ़ लोगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे मतलब पड़ेगा क्या, नहीं। अब इसी को देखो, अब इसी को एकदम शॉर्ट में कैसे लिखा गया है, ठीक है, इसी को एकदम शॉर्ट में कैसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो उन लोगों को बताते हैं भाई, जो गागर में सागर भरना बोलते हैं ना, ठीक है, गागर में सागर भरना, एकदम छोटे से वर्ड में कैसे समझा दिए हैं देखो, ठीक है। देखो, यदि वाहक डीएनए का PBR322 का टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन बाम H1 पर जोड़ा जाता है, फॉरेन डीएनए को लाकर के किसमें जोड़ा, बाम H1 पर, तो रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड में बाह्य डीएनए जोड़ने पर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या, निवेशन से निष्क्रियण, अंतर्वेशन से निष्क्रियण। क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन से निष्क्रियण। अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, क्या लिखा है, अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। कैसे पृथक कर सकते हैं, ध्यान से देखो, पृथक करने का भी तरीका बताया है। क्या बोला है, देखो, रूपांतरित कोशिका को सर्वप्रथम, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट कोशिका को सबसे पहले एम्पिसिलिन माध्यम में उगाएंगे, उसके बाद किस में उगाते हैं, टेट्रासाइक्लिन में, फिर वृद्धि कराते हैं। वृद्धि होता है कि नहीं इसके आधार पर पहचान लेते हैं, बस ऐसे बोल दिया। फिर उसको डील कैसे हुआ देखिए अभी, ठीक है, कि कैसे टेट्रासाइक्लिन में जोड़ेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला रहेगा वो नहीं उगेगा, उसको पूरा मैं समझाया हूँ। क्लियर है कि नहीं। क्या बोल रहा है, रूपांतरित कोशिका एम्पिसिलिन माध्यम में तो वृद्धि करता है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन माध्यम में वृद्धि नहीं करता। तो पहचान डाले, यदि ये दोनों नहीं रहते, ठीक है ना, प्रतिरोधी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन नहीं रहते, तो क्या पहचान पाते क्या हम लोग, नहीं। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ऐसा ही एक और उदाहरण आपके कोर्स में दिया गया है, किसके बारे में, लैक जेड जीन के बारे में, लैक जेड जीन के बारे में, ठीक है ना। लैक जेड जीन का पहचान करने के लिए एक प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, PUC8 का,
PuC8 प्लाज्मिड का उपयोग होता है। किसका? PuC8 प्लाज्मिड का। किसका यूज होता है? PuC8 प्लाज्मिड का। नाम बस याद रखना है, ठीक है, नाम बस याद रखना है। PuC8 प्लाज्मिड का उपयोग होता है। नॉर्मली लैक ओपेरॉन सुने होगे तुम लोग, ध्यान समझना। लैक ओपेरॉन में क्या होता है? दो भाग होता है। लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम बनता है ना, लैक्टोज को तोड़ना रहता है। लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ध्यान समझना, बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है? बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को मैं खाना खाने के लिए क्या दिया? लैक्टोज दिया। क्या दिया? लैक्टोज। खाना खाने के लिए दिया उसको। अब खाना खाने के लिए इसको लैक्टोज दिया तो लैक्टोज का पाचन करेगा वो, तो पाचन करने के लिए उसको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। लैक्टोज का पाचन करेगा, कितने भागों में टूटेगा? दो भागों में। लैक्टोज का यदि पाचन करना है तो ये कितने भागों में पाचित होकर कितने भागों में टूटेगा? दो भागों में। एक तो टूटता है किसमें? गैलेक्टोज में, प्लस दूसरा किसमें टूटता है बोला हूँ मैं? ग्लूकोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। इसमें तोड़ने के लिए एक एंजाइम का जरूरत पड़ता है। उस एंजाइम का नाम रहता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन से एंजाइम का जरूरत पड़ता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इस एंजाइम का निर्माण कैसे होता है, इसको समझाना रहता है। इस एंजाइम का निर्माण कैसे होता है इसको समझाना रहता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं किसका? लैक ओपेरॉन का। किसका? लैक ओपेरॉन का। लैक मतलब लैक्टोज। लैक्टोज जब उपस्थित होगा तो बैक्टीरिया के अंदर उसको पचाने वाला एंजाइम का निर्माण कैसे होता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना। ओपेरॉन के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक तो होता है संरचनात्मक भाग और एक होता है नियंत्रक भाग। क्या होता है? नियंत्रक भाग। दो भाग से मिलकर के बना रहता है लैक ओपेरॉन। ध्यान से समझने का कोशिश करो भाई, ठीक है। दो भागों से मिलकर के बना रहता है। अब इसमें दो भाग बना रहा हूं मैं, एकदम ज़्यादा डिटेल जेनेटिक्स हम समझाऊंगा इसको, ठीक है। एक तो भाग रहता है क्या आपका? प्रमोटर। क्या रहता है? प्रमोटर। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? ऑपरेटर आता है कि रेगुलेटर आता है? रेगुलेटर आता है। उसके बाद क्या आता है? ऑपरेटर आता है। उसके बाद संरचनात्मक जिनमें जया करके याद रखना, ZYA। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ZYA। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। जो प्रमोटर रहता है ना, उसके पास एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है क्या? RNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम रहता है? RNA पॉलीमरेज। ये जो RNA पॉलीमरेज रहता है वो RNA का निर्माण करता है। ये तीनों के तीनों क्या है? सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन मतलब जीन है। क्या है? जीन है, जो किसका निर्माण कर सकते हैं? प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं? ये जो जेड जीन होता है ना, लैक जेड जीन बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये निर्माण करता है किसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। इसका निर्माण करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना। यहाँ पास ऑपरेटर में ऐसा अवरोधक रहता है। क्या रहता है? एक अवरोधक रहता है। असल में होता क्या है, ध्यान से समझना। जब लैक्टोज उपस्थित नहीं रहता, किसके पास? बैक्टीरिया के पास। उसको खाने के लिए लैक्टोज जब तुम लोग नहीं देते तो ये बंद रहता है। इसका निर्माण होगा क्या? नहीं। अरे लैक्टोज ही नहीं है तो उसको पचाने वाला एंजाइम बनेगा क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं क्या डालूंगा? लैक्टोज डालूंगा। क्या डालूंगा? लैक्टोज डालूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो लैक्टोज जो रहता है किसके रूप में काम करने लगता है? रेगुलेटर के रूप में। किसके रूप में? रेगुलेटर के रूप में। क्लियर है ना? और ये जाकर के इसको जुड़ जाता है और इसको क्या कर देता है? इसकी संरचना को यहाँ पास से हटा देता है। अब ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता है वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाएगा। और ये जो DNA है, जीन मतलब क्या है? DNA। इस DNA से क्या बना देगा वो? RNA बनाएगा। क्या बनाएगा? RNA। और फिर इस RNA से क्या बन जाएगा? प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या होता है, ध्यान समझना। हम लोग क्या करते हैं? एक क्रोमोजेनिक पदार्थ मिला देते हैं। जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो कौन सा कलर आता है? बोलते हैं नीला रंग आएगा। कौन सा रंग आएगा? नीला रंग आएगा। क्लियर है कि नहीं? कौन सा रंग आएगा? नीला रंग आएगा। और कौन से प्लाज्मिड का उपयोग किया रहता है? PuC8 का। किसका यूज किए रहते हैं? PuC8 का। क्रोमोजेनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब देखो, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया में ध्यान समझना, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में हम लोग किसको डाल दिए हैं? ध्यान देना, PuC8 को डाले हैं। किसको डाल दिए हैं? PuC8 को। अब जब इसको लैक्टोज युक्त माध्यम में मैं उगाऊंगा
तो लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम बनेगा ना, तो ये कौन सा कलर शो करेगा बोल रहा हूँ मैं, नीला कलर। कौन सा कलर शो कर देगा बोल रहा हूँ मैं, नीला कलर। दिमाग में छपा, मतलब इंसर्शन अंतर्वेशन से क्या हुआ होगा, निष्क्रियण हुआ होगा। क्लियर है ना, बस दिमाग में छाप लेना। लैक्जेड जिन का भी उपयोग करते हैं हम लोग, किसका, लैक्जेड जिन का। अंतर्वेशन से निष्क्रियण होता है तब कौन सा कलर शो करता है, नीला रंग। और मान लो उसका उसमें नहीं जुड़ा होगा, ठीक है, अंतर्वेशन से निष्क्रियण नहीं हुआ होगा, तो नीला रंग शो करेगा क्या, नहीं। क्लियर है, बस इतना ही दिमाग में रखना। नोट्स में है, समझा देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। जैसे कि देखो, एक मिनट ना, ध्यान देना ना। देखो क्या बोल रहा है, देखो ना, ऐसे चयनात्मक मार्कर विकसित किए गए हैं जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने की योग्यता के आधार पर विभेदित कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। यदि बाह्य डीएनए को एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग क्रम में प्रत्यारोपण किया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कौन बनाता है, लैक्जेड जिन बनाता है। कौन बनाता है, लैक्जेड जिन। तो वहां पास मान लो मैं बाई चांस किसको उपयोग करूंगा मैं, PUC8 का। किसका उपयोग कर दूंगा, PUC8 को उसमें डाल दूंगा। तो ध्यान से समझना, क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में कौन से रंग को शो करेगा, नीले रंग को। कौन से रंग को, नीले रंग को। क्लियर है कि नहीं। लेकिन बाई चांस, ठीक है ना, बाई चांस उस जगह को लैक्जेड की जगह में, ध्यान से समझना, लैक्जेड PUC8 में उपयोग कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, ठीक है, तो नीला रंग शो कर रहा है। मान लो उस जगह में रिकॉम्बिनेशन एंजाइम काम कर दिया, तो नीला रंग शो हो पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ध्यान समझना, जब रिकॉम्बिनेंट जीवाणु बनेगा तो कोई नीला रंग उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो तुम लोगों को भेज दूंगा, देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले वाला समझ आया था कि नहीं, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम और टेट्रासाइक्लिन वाला। लैक्जेड जिन का समझ आया कि नहीं, PUC8 याद रखना, उसमें कौन सा उदाहरण दिया हूँ, PBr322 का उदाहरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अभी तो हम लोग केवल और केवल किसके बारे में बात कर रहे थे, प्लाज्मिड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, प्लाज्मिड के बारे में। उसके अलावा और कौन कौन से वाहक होते हैं इसके बारे में बात किया था। ठीक है, मान लो मेरे को, ध्यान से समझना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना है किसमें, प्लांट में। किसमें, प्लांट में। तो प्लांट के अंदर भेजने के लिए, ठीक है ना, जिस प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है उस प्लाज्मिड का नाम होता है TI प्लाज्मिड। क्या नाम होता है, TI प्लाज्मिड। क्लियर है ना। ठीक है, मनुष्य कोशिका में मान लो, ध्यान समझना, मनुष्य कोशिका उसमें भेजना है तो उसमें बैक्टीरियोफेज का उपयोग करते हैं। लेकिन प्लांट में यदि किसी प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, पूछेगा तो क्या याद रखना है, TI प्लाज्मिड। फुल फॉर्म लिखना है इसका, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर बना देता होगा वो, ये प्लांट में ऐसा वाला प्लाज्मिड है। क्लियर है ना। ये प्लाज्मिड जो था किससे प्राप्त किया गया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से। एग्रोबैक्टीरियम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है ना, सुपर से भी ऊपर वाला, ट्यूमिफिशियंस। ठीक है ना, इसको बोला जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्या बोला जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। प्रकृति में अपने आप से पाया जाता है वो, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है ना। इससे क्या प्लाज्मिड मिलता है हमको, TI प्लाज्मिड। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाएं। ठीक, जंतुओं में हम लोग उपयोग करते हैं किसका, जंतु में प्लाज्मिड के रूप में उपयोग करते हैं रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रेट्रोवायरस का। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। जंतुओं में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रेट्रोवायरस का। हो गया, आगे बढ़ूं क्या। ठीक है, और उसके अलावा तुम लोग को तो बता डाला हूं, बैक्टीरियोफेज का उपयोग होता है बोला था। ठीक है, और किसका यूज होता है, बैक का। और किसका यूज करते थे हम लोग, यैक का। और किसका उपयोग हो सकता है, हैक करके बोलूंगा तो क्या नाम, फुल फॉर्म बताओ तो, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यैक बोल रहा हूं तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक बोल रहा हूं तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनका यूज होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वाहक वाला पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। साथ ही साथ हम लोगों ने जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाले जितने भी जेनेटिक टूल हैं इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब इन सब टूल का उपयोग करेंगे और उपयोग करके कैसे
स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक नए, ठीक है ना, क्या बोलना चाहिए, जीव का निर्माण करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।